Okay, everybody, can you see the screen and can you hear me? Okay, ठीक है. Fine, ठीक है. So see, in today's session आप लोगों को पता है कि हम लोग next week में जो है डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में. अभी जो है आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कब डिस्कस करें अभी बताइए. नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे है या नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे होगी, तो ट्यूसडे फिर थर्सडे होगी, थर्सडे डिस्कस कर ले, चलेगा? ऑलरेडी थर्सडे डिस्कस कर लेंगे, चलेगा ना? ठीक, थर्सडे हम लोग पीरियोडिक टेबल का बुकलेट जो है वो डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए. फाइन. नाउ सी, अपना जो आज का टॉपिक है, टेस्ट के पहले तुम्हारा टेस्ट कब है? कल है तुम्हारा टेस्ट पीरियोडिक टेबल का. नेक्स्ट संडे है ना? नेक्स्ट संडे के पहले ही आ जाएगा ना, नेक्स्ट थर्सडे. क्या मतलब सैटरडे को करना चाहते हो? एवरीबॉडी क्या सैटरडे को करना चाहते हो? जस्ट अ डे बिफोर. अच्छा, सैटरडे. ठीक है, फिर सैटरडे कर लेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे, चलो ठीक है. तो आज का जो अपना टॉपिक है, वी विल स्टार्ट विथ केमिकल बॉन्डिंग. हमारा जो अभी का टॉपिक है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग के बारे में तुम लोग थोड़ा बहुत जानकारी पहले से ही रखते हो, लाइक जैसे तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. बॉन्डिंग करके पहले कई टॉपिक था क्या 10th में? कुछ बोर्ड्स में रहता है एवरीबॉडी, थोड़ा बहुत होगा, कुछ कुछ बोर्ड्स में तो रहता है. हाँ, ये इनऑर्गेनिक का ही टॉपिक है. दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट. ठीक है. वैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, मतलब ये बेसिकली आता तो इनऑर्गेनिक में ही है, बट ये ऑर्गेनिक का भी एक तरह से बेसिक कंसेप्ट है. जैसे बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, यदि तुम्हें पता चलेगा, भी तुम्हें पता चलेगा ना कि क्यों बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है. सो केमिकल बॉन्डिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये हर जगह काम आएगा. ठीक है. देखो, केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्ट करने से पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू आंसर. हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए. जैसे क्या है, हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट? हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एटम जो है एवरीबॉडी, एटम जो है वो इंडिविजुअली पढ़ा. जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे थे, हमने हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली पढ़ी. हमने उस स्टेट में हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी पढ़ी जिस स्टेट में वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा था. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जिस स्टेट में वो और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा था. आई होप इट इज क्लियर, राइट? हम आइसोलेटेड स्टेट में एटम्स को पढ़ते हैं. जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हम आइसोलेटेड स्टेट में पढ़ रहे थे. ठीक है. उसके बाद पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा तो हमने सीखा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशंस कैसे हैं, उनको अरेंज कैसे करते हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है ना, उनमें क्या ट्रेंड्स हैं. जैसे रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, एंड सो ऑन. एवरीबॉडी, अब जहां पर हम देखें अपने आसपास की चीजों को, इफ यू लुक अराउंड थिंग्स जो कि तुम्हारे आसपास हैं, अपने आसपास की चीजों को यदि देखें, तो टेल मी, डू दे एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड स्टेट? तो वो आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करती है? अपने आसपास की चीजों को देखो. लेट्स से तुम्हारी आसपास जो दीवार है, जो बेंचेस हैं, जो नोटबुक है, जो पेन है, जो पेपर है, एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ, इंक्लूडिंग लेट्स से मोबाइल फोन और कंप्यूटर जिसके थ्रू तुम अभी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, राइट? सारी चीजें जो हैं वो बॉन्डेड स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं, इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. दैट क्लियर एवरीवन? वो सारी चीजें जो हैं वो बॉन्डेड स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं,
डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आता है। पहला ये कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, क्या रीजन है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है ना, कि देखो कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं आयनिक टाइप के और कुछ कंपाउंड्स बनते हैं कोवलेंट, ठीक है। सो हाउ डू दे कंबाइन टू फॉर्म ionic and covalent compounds, to form ionic and covalent compounds। इस तरह के कुछ सवाल हैं जो कि ऑब्वियस है, कोई कंपाउंड जो है उसकी बॉन्डिंग से वो बॉन्ड बना करके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों जनरेट करते हैं। जैसे मान लो H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तो H2 गैस होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड करेगा तो H2 लिक्विड होता है। तो अलग अलग केसेस में जैसे एक ही एलिमेंट अलग अलग तरह से बॉन्ड बनाएगा तो अलग अलग प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर। अब जो बॉन्डिंग एलिमेंट यूज करता है, जो मेथड यूज करता है, उससे ज्यादातर प्रॉपर्टीज उसकी जनरेट होती हैं। दैट क्लियर नॉट, ठीक है। जो हाइड्रोजन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है और जो हाइड्रोजन मतलब वाटर में बन जाता है, तो वाटर वाला हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नॉर्मल हाइड्रोजन से तो बिल्कुल नहीं मिलती। अब ये बॉन्डिंग से जो प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं वो कैसी होती हैं, वो क्यों होती है, और नेक्स्ट सवाल ये है कि वो किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। ये सारे सवाल हैं जो हमें आंसर करने हैं इस चैप्टर में, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद जब हम बॉन्ड बनता कैसे है वो सीखेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटता कैसे है, ठीक है, और नए बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो वो सारी चीजों को समझने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग तो आना चाहिए, ठीक है एवरीबॉडी। एक तरह से ये बेसिक टॉपिक है जो कि हमें अच्छे से आना चाहिए केमिस्ट्री में, है ना। तो शुड वी स्टार्ट। रजत बढ़ाने, ये इनऑर्गेनिक है या फिजिकल, बताओ रजत, ये इनऑर्गेनिक है या फिजिकल, खुद सोचो एवरीबॉडी। ये कौन सा टॉपिक है, इनऑर्गेनिक में आएगा फिजिकल में आएगा, ये तो यार तुम्हें सोचना होगा ना खुद से। इनऑर्गेनिक में आएगा, वैसे ये बेसिक टॉपिक है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में यूज होता है, बट आता इनऑर्गेनिक में ही है, ठीक है। ओके, शुड वी स्टार्ट ना। पहले तुम लोग खुद बता दो, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन ही क्यों करते हैं। पहला सवाल तो यही है ना कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, क्या जरूरत है कंबाइन होने स्टेट में रहने का। देखो एक्चुअली में क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसकी एनर्जी 1 जूल और इसकी एनर्जी 1 जूल। तो H2 का जो एनर्जी होगा, H2 की एनर्जी लेट से 1 जूल होगी। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, कंबाइंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, समझ में आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कंबाइंड स्टेट की कम होती है और नेटिव स्टेट की ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर। जब वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उनकी ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज व्हाई दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। जैसे यदि हाइड्रोजन एटम स्पेस मतलब हवा में है ना, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो तुरंत जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 बना देगा और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। इस प्रोसेस में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो ये यदि क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, आंसर इज दैट टू acquire stability by attaining a state of minimum potential energy, by attaining a state of minimum potential energy। ये समझ में आ रहा है। वो कोशिश करेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हो सकती है हो जाए। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी उस वक्त कहेंगे बॉन्ड बन गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर दूसरा रीजन ये है कि देखो देयर आर सर्टेन कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच आर मोर स्टेबल, दैट इज नोबल गैस। वो करता क्या है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा रीजन वैसे समझ सकते हैं कि टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस।
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेंगे तो नोबल गैस स्टेबल होते हैं, ये भी उनकी तरह स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, फुल फिल्ड नॉट हाफ फिल्ड। ठीक है श्रेयस, फुल फिल्ड बहुत स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड स्टेबल होता है बट फिर भी रिएक्ट तो करता है ना। Shreyas, is that clear? Full filled configurations are most stable, but even half filled configurations are reactive. हम रिएक्टिव होते हैं बट रिएक्ट वो भी करते हैं। तो सब चाहते हैं कि वो फुल फिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस एक्वायर, ये इसका रीजन है। दूसरा सवाल है कि वो कैसे कंबाइन करके आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, वो तो हम एक्चुअल बॉन्डिंग में ही देख पाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया था सबने एवरीबॉडी? ओके, सो लेट अस नाउ डिफाइन व्हाट इज अ बॉन्ड। एवरीबॉडी, व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड क्या है एवरीबॉडी? व्हाट इज बॉन्ड? हाउ डू डिफाइन बॉन्ड? इंटरैक्शन बिटवीन टू एटम्स। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे एक लड़का है राम और उसका एक दोस्त है श्याम, साथ में घूमते हैं, साथ में खेलते हैं, ठीक है, साथ में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाते, हमेशा साथ में रहते हैं, सारे काम एक साथ करते हैं। अब उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको डिफाइन कैसे करो? उनके बीच में जो बॉन्ड है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच कीप्स टू एटम्स टुगेदर, या फिर विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर, और उनको दूर नहीं जाने देता है ना। अब बॉन्ड क्या है? बॉन्ड को ऐसे समझाएं तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction which holds a molecule together, which holds atoms together in a molecule। ठीक है, it is a force of attraction which holds atoms together in a molecule। केमिकल बॉन्ड क्या है एवरीबॉडी? केमिकल बॉन्ड भी तो यही है ना, यहाँ पर वो केमिकल इंटरेक्शन की वजह से निकलता है। दैट इज हाउ अ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज समथिंग, देखो बॉन्ड तो बॉन्ड ही है, बॉन्ड का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, केमिकल बॉन्ड मतलब वो कुछ केमिकल रीजन से जनरेट होता होगा, राइट? सबने लिख लिया ना? okay. हाँ देखो, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताओ, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है आयनिक और दूसरा होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट में बहुत सारे और भी सब डिविजन्स हैं, है ना, लोग पढ़ेंगे, मेजर दो ही होते हैं, एक तो आयनिक और दूसरा कोवेलेंट। कोवेलेंट में बहुत सारे और भी डिविजन है बट हम लोग कोवेलेंट में देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो आयनिक और कोवेलेंट दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी हम दो ही तरह के बॉन्ड बताते हैं, एक तो आयनिक और एक कोवेलेंट, ये सबने लिख लिया। मेटेलिक बॉन्ड है बट वो उतना नहीं डिटेल में पढ़ते हैं। मेटेलिक बॉन्ड है ऑब्वियसली, मेटल्स के बीच में होता है। मेटेलिक बॉन्ड हम लोग अलग से करेंगे, और क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअली फिजिकल इंटरेक्शन है, वी विल स्टडी अबाउट इट। ठीक है श्रीहरि, स्टडी अबाउट इट। वो केमिकल बॉन्ड दो तरह का है अभी। मेटेलिक बॉन्ड जो तुम लोग बात कर रहे हो ना, बॉन्ड दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पे भी एक होते हैं फिजिकल, होता है फिजिकल इंटरेक्शन या फिर फिजिकल बॉन्ड, तो एक क्या होता है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये हम लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या जाएगा आयनिक, इसमें आएगा कोवेलेंट। मेटेलिक बॉन्ड फिजिकल इंटरेक्शन में आता है, इसमें आएगा बहुत सारे आएंगे, विल सी दैट। इसमें जैसे आ जाता है हाँ, इस बेसिकली इट इज वंडरवाल फोर्स, इसमें आएगा लंदन फोर्स। ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले केमिकल खत्म करेंगे तो उसके बाद फिजिकल देखेंगे। ठीक है, फिर आता है आयन डाइपोल, ठीक है, फिर आएगा डाइपोल डाइपोल। इसमें और भी कैटेगरीज आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें और भी कैटेगरीज आ जाएगा, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, और मेटेलिक बॉन्ड। ये सारे फिजिकल इंटरेक्शंस हैं, वी विल सी। नॉन मेटेलिक कुछ नहीं होता,
के पार देयर इज नथिंग लाइक नॉन मेटलिक बॉन्ड. नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. नहीं, अब यहाँ पे तुम्हें फिजिकल इंटरेक्शंस की बाद में ही बात करेंगे हम लोग. अभी हम लोग केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं. तो इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. क्या सारे इंटरेक्शन, सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं? एवरीबॉडी, सारे अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं? सारे अट्रैक्शन बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होते. कुछ ऐसे रहते हैं जो कि प्रॉपर केमिकल बॉन्ड नहीं बन जाते. इसको समझाने के लिए मान लो एग्जांपल देता हूँ. एक बच्चा एक स्ट्रीट के थ्रू जाता है अपने घर, एक सड़क के थ्रू जाता है. रास्ते में वो बहुत सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है. जैसे ठेले पे समोसा बिक रहा है, वो समोसे की तरफ अट्रैक्ट हुआ. आगे निकला तो डोसा बिक रहा है, उसको डोसा खाने का मन हुआ. लेट से आगे और गया तो कुछ चीजें उसको और भी पसंद आई. सामने में स्कूटी से लड़की रोक जाती है, उसको वो भी पसंद आ गई. तो उस तरह से वो घर पहुंचता है तो बहुत सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट करता है. और ये चीज रोज होता है. फिर कल आएगा उसी रास्ते से, फिर परसों आएगा उसी रास्ते से, रोज आएगा उसी रास्ते से. तो अट्रैक्ट तो सबकी तरफ हो रहा है, बट सारी चीजों के साथ उसका प्रॉपर बॉन्ड बन रहा है क्या? नहीं ना. अब क्या है, वो जो फोर्सेस हैं जो कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं. जैसे मान लो वो समोसे के ठेले के पास से गुजरा तो उसको समोसा खाने का मन हुआ. डोसे के डोसे के दुकान वाले से गुजरा, डोसा खाने का मन हुआ. आइसक्रीम वाले दुकान से गुजरा, आइसक्रीम खाने का मन हुआ. ठीक है. एक लड़की बैठी थी, उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ. फिर आगे चला, बहुत सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता गया. तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये किस तरह के फोर्सेस हैं जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस बढ़ा दो तो खत्म हो जाता है अट्रैक्शन, डिस्टेंस कम कर दो तो अट्रैक्शन चालू हो जाता है. दैट क्लियर? ये उस तरह के फोर्सेस हैं जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना. डिस्टेंस नजदीक है तो अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ा दो तो अट्रैक्शन खत्म. इसको फिजिकल इंटरेक्शन बोलते हैं. मतलब ये ऐसी अट्रैक्शन है जो एक्चुअली में बॉन्ड में कन्वर्ट ना हो पाए. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये ऐसे इंटरेक्शंस हैं जो कि प्रॉपर बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता. जैसे मान लो हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि वो लड़का एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता था, बट वहां कोई बॉन्ड नहीं बना. अब दूसरे केस में समझो उसकी शादी हो गई. अब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है क्या? अट्रैक्शन रहेगा ही हमेशा. अब तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है ना. इन दैट केस केमिकल बॉन्ड यहाँ पे प्रॉपर बॉन्ड बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या फिर शेयर हो जाता है, परमानेंट बॉन्ड है. ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, और यहाँ पे ये प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होता फिजिकल बॉन्ड. ठीक है. ये टेम्पररी हो सकता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो सकता है. ये तभी काम करता है जब डिस्टेंस एटम्स के बीच में काफी कम हो, नहीं तो ये काम भी नहीं करता. इज दैट क्लियर? और भी एग्जांपल से समझा सकता हूँ. जैसे मान लो तुम अपने दोस्त के साथ ट्रेन में सफर कर रहे हो. ठीक है. और 10-12 घंटे का जर्नी है. सामने वाले पैसेंजर से तुम बात करने लग गए थोड़ी देर के लिए. उनसे इंटरेक्शन इसलिए चालू हो गया क्योंकि वो बगल में बैठे थे. ट्रेन से उतरोगे तो उनको भूल जाओगे और अपने दोस्त के साथ जाओगे, या फिर अपने भाई के साथ गए थे. तुम्हारा भाई का प्रॉपर बॉन्ड है, और वो एक टेम्पररी बॉन्ड है. तो फिजिकल फोर्सेस उस तरह के हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, जैसे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या होगा, सब डिसाइड करते हैं. बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड नहीं करते. केमिकल बॉन्ड केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब डिसाइड करेगा. बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, सब डिसाइड करता है फिजिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है. तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे. पहले हम केमिकल बॉन्ड पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. तो दो तरह के बॉन्ड है केमिकल में. कौन कौन से एवरीबॉडी? एवरीबॉडी कौन कौन से बॉन्ड अभी तो पढ़ा हमने, बताओ. आयनिक एंड कोवेलेंट. ठीक है. सबसे पहले अपन चालू करते हैं आयनिक बॉन्ड. ठीक है. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड. वो आयनिक बॉन्ड बड़ा आसान है, तुमको सब आता है. बताओ व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट क्लियर?
ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसको ये भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? वैलेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आता है, इसलिए देखो मान लो एक एलिमेंट है, मतलब एक आयनिक कंपाउंड है A प्लस और B माइनस, ये आयनिक बॉन्ड है। फैक्टर्स फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फैक्टर्स फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, सबको समझ में आ रहा है? बेटी लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, ये सबको समझ में आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेगा, उसका कटायन बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो कटायन आसानी से बनेगा। और नॉन मेटल के लिए क्या होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। और कोई फैक्टर है क्या? लो सब्लिमेशन एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? लो सब्लिमेशन एनर्जी of metal and low bond dissociation energy and low bond dissociation energy of non-metal। सब्लिमेशन कैसे? श्रेयस एक बात बताओ, तुम्हारे पास Na सॉलिड है, ठीक है, और Cl2 गैस है, तुम्हें बनाना है NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। तो पहले क्या होगा एवरीबॉडी बताओ? पहले क्या होगा? पहले स्टेप में सोडियम जो है, सोडियम गैस में कन्वर्ट होगा, इसमें सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? इसमें सब्लिमेशन एनर्जी तो लगेगी ना। उसके बाद Na गैस जो है वो Na प्लस गैस में कन्वर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। Cl2 से डायरेक्टली Cl बनाओगे क्या, या इसका बॉन्ड तोड़ के Cl2 को Cl में कन्वर्ट करोगे? इसको तोड़ोगे ना बॉन्ड, एक मोल के लिए Bd है तो आधा मोल के लिए Bd/2 हुआ, फिर Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे के Cl माइनस गैस बनाओगे। ऐसे अब तुम्हारे पास Na प्लस और Cl माइनस बना ना, समझ में आ रहा है? यस। हमें क्या करना है? हमें बॉन्ड तोड़ना भी है ना, साथ में सब्लिमेशन भी कराना है। वो दोनों प्रोसेस में एनर्जी लगता है, ठीक है ना, उन दोनों प्रोसेस में एनर्जी लगता है, तो हमेशा गैस ही रिएक्ट करेगा। देखो नॉर्मली भावेश जो नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, सब गैस होते हैं। जैसे O2 देखो ना, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, सब गैस ही होते हैं। N2 भी देख लो, डायरेक्ट सॉलिड से रिएक्ट करेगा भी ना भावेश, तो पहले गैस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद गैस से फिर आयन में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल एनर्जी तो स्टेप्स में लगेगी। इज दैट क्लियर? ओवरऑल एनर्जी तो लगेगी ही ना। इसमें और किसी को कोई डाउट है क्या? और किसी को डाउट है? ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी अभी भी नहीं समझे? ध्रुविल तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी याद है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था? Ionization energy is the energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated neutral gaseous atom in the ground state। याद है? आइसोलेटेड रखते थे, न्यूट्रल भी रखते थे, गैसियस एटम रखते थे, और कहां से इलेक्ट्रॉन निकालते थे? ग्राउंड स्टेट से निकालते थे। बात समझ में आ रही है ध्रुविल? आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ये अपना कॉन्सेप्ट होता था। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट।
जो भी ये बात समझो कि आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम हमें चाहिए ग्राउंड स्टेट से। सोडियम सॉलिड क्या आइसोलेटेड है? तुम्हें जब Na+ बनाना है तो आयनाइज करते वक्त भी तुमको सब्लिमेट करना पड़ता था, तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा मेटल चूज करोगे जिसका सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा है, दिक्कत होगा ना। यदि लो है सब्लिमेशन एनर्जी, लो है आयनाइजेशन एनर्जी, लो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फेवरेबल होगा ना आयनिक बॉन्ड का बनना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं आया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब क्या हुआ? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एवरीबॉडी व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डिसोसिएट का मतलब तोड़ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त है, उनकी अच्छी बॉन्ड है, उनको अलग करना है, डिस एसोसिएट करना है। एसोसिएट मतलब जुड़ना, और डिस एसोसिएट मतलब टूटना। राम और श्याम जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको डिस एसोसिएट करना मतलब अलग करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। लाइक वाइज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। Cl2 से Cl बनाओगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे Bd, आधा के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे? Bd/2। इज दैट क्लियर सोनाली? व्हाई इट शुड बी लो? अब सोनाली का क्वेश्चन ये कम क्यों होना चाहिए बताओ? एवरीबॉडी कौन आंसर करेगा? शी हैज अ क्वेश्चन व्हाई इट शुड बी लो, इसको कम होने की क्या जरूरत है? भावे से सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बॉन्ड जल्दी बनता है। Okay, सोनाली, सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हमको क्या कराना है? एक बॉय उठाना है, यहाँ से एक गर्ल उठाना है, और ये कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है? यानी लेट से ये सीता है, ये बबीता है, और ये राम है, और ये श्याम है। तो हमको बबीता और राम की जोड़ी बनानी है, इनको दोस्त बनाने हैं। तो हमको क्या करना होगा? इन दोनों को अलग करना होगा, इन दोनों को अलग करना होगा, तो इनको दोस्त बनाना होगा। तो सोनाली सवाल ये है कि यदि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं तो इनको अलग करना मुश्किल होगा ना। तो अब ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है? कि ये बहुत बेकार दोस्त हो, ये भी बहुत बेकार दोस्त हो, और इनके बीच में अच्छी जोड़ी बन जाए। हमें करना क्या है जरा देखो। हमें Na सॉलिड को, और Cl है, वहां से हमें NaCl बनाना है। कौन सी चीज हमें फेवरेबल करेगी? यदि इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा है, हमको इसको Cl- के अलग करना है, और इसका बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो मुश्किल होगा ना। सोनाली, इज दैट क्लियर और नॉट? यदि इसको तोड़ना आसान है तभी तो हम इसको अलग साथ में कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है? ओके, सवाल सबको समझ में आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, व्हेन, ऐसे भी डिफाइन करते हैं, व्हेन XA माइनस XB इज ग्रेटर देन 1.9, ऐसा बोल सकते हैं, देन द बॉन्ड बिटवीन A and B is ionic. Everybody, is that clear? When XA minus XB is greater than 1.9, then the bond between A and B is called ionic. ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था एवरीबॉडी? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। ओके, तो तुम लोग को ये रूल बताने की जरूरत है क्या? ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ये बताने की जरूरत है? पढ़ते हैं 10th में।
कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है? कितने लोगों को नहीं आता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हो? डॉट और क्रॉस बना के H2 दिखाना, CH4 वो सब दिखाना। सबको आता है? इसको नहीं आता है? श्रेयस सिंधे तुम्हें नहीं आता है? ओके ओके ठीक है। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं मैं। देखो ऑक्टेट रूल क्या करता है कि एवरी एलिमेंट tries to acquire every element tries to acquire nearest noble gas configuration. नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस मतलब समझ रहे हो? एवरीबॉडी, नियरेस्ट नोबल गैस मतलब समझ रहे हो? जैसे बेरिलियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? सबसे नजदीक हीलियम है ना। क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? तो नियोन है। सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? बताओ। नियोन है। एल्यूमिनियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियोन है। क्लोरीन ऑक्सीजन है। सल्फर का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? आर्गन। ये सबको समझ में आ रहा है? सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करना चाहते हैं। जो उनके सबसे नजदीक में नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा है, वो चाहते हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर ले, क्योंकि उनका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बेसिकली यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल नहीं है। ऑक्टेट रूल 10 तक पढ़ते थे। यहाँ पे सीधा हम ये बोलते हैं कि नोबल गैस का फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर हम सिर्फ ये बोलते हैं कि नोबल गैस का फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो सब जो है चाहते हैं कि जो भी नियरेस्ट नोबल गैस है उनका कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करें। ठीक है एवरीबॉडी? ये लिखना है क्या? ओके। अब जैसे बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम में देखो क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका नियरेस्ट नोबल गैस नियोन है ना, तो ये नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। 1s2 2s2 2p6, ये नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन कैसे अक्वायर करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ना। इसलिए सोडियम की टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की और कटायन बनाने की। समझ में आया? Na प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। Na प्लस जो है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेगा। ठीक है एवरीबॉडी? Na प्लस जो है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेगा। उसी तरह से Cl की बात कर लें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करना चाहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लेने की होगी ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके जैसा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले लेता है एक, तो अब ये Cl माइनस बना देता है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन दे के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। ये दोनों आज साथ में आएंगे तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे ना, इससे दोनों को फायदा है, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जैसे एक को इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा है और एक को इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, दोनों आज साथ में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे और एनर्जी इनकी कम हो जाएगी। एक आयनिक कंपाउंड बना देंगे Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ सीधा Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन दे के खुश और एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश। Sonali says how properties of chlorine will be same as Ms. What is Ms? बताओ सोनाली, what is Ms? Ms धोनी? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? ओके
देखो बात ये है कि कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कोवलेंट में भी यही है, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम दिखाते हैं क्रॉस से और इसको दिखाते हैं डॉट से, ताकि पता चले कि ये दोनों अलग अलग। तो अब ये शेयर कर लेंगे तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, ये समझ में आ रहा है? ऐसे दिखा देते हैं सीधा, समझ में आ रहा है? दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तो सबको आता होगा, नहीं भी आता तो मैं एक दो एग्जांपल कर देता हूँ। ये लिख लिया है ना, नेक्स्ट पेज में जाता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी तरह से तुमको एग्जांपल CH4 का देना है। CH4 कुछ इस तरह से होता है, CH4 कुछ इस तरह का होता है। देखो CH4 क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन का हम दिखा देते हैं डॉट से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। समझ में आ रहा है सबको? ये ऑक्टेट दिखा दिया ना, इसका ऑक्टेट दिखा दिया, इसका डुप्लेट दिखा दिया। लाइकवाइज O2 है, O2 का भी दिखा सकते हो, ये तो कर लोगे और प्रैक्टिस करना है। तो कर लोगे ना, इस तरह से दिखा देते हैं। तो क्या ऑक्टेट रूल हर बार सेटिस्फाई होता है? बट सी, ऑक्टेट रूल जो तुम लोग पढ़ते हो ना, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे तुमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है क्लास 10 तक, ऑक्टेट रूल हर जगह नहीं होता है। देयर आर कंपाउंड जैसे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखो ना, PCl5, इसने तो PCl5, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये PCl5 ले लेते हैं, इसने तो 5 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका। इसके देखो 6 बॉन्ड बनाए तो इसके तो 12 हो गए, और इसने 5 बनाए तो इसके 10 हो गए, ठीक है। एवरीबॉडी, श्रेयस व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। क्या बोलना चाहते हो श्रेयस, क्या बोलना चाह रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा क्या क्वेश्चन। सुपर ऑक्साइड में फॉलो नहीं होता? क्या नहीं फॉलो होता? अनम्यूट कर दो तुम्हें, बोलो एक बार क्या बोलना चाह रहे हो। बोलो, अनम्यूट किया मैंने तुम्हें। हेलो हाँ बोलो। सर, आई वाज ट्राइंग टू टेल कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है सर। सुपर ऑक्साइड H2O2 तुमने लिखा है, वो तो सुपर ऑक्साइड है। हाँ सर, वो मैंने सुपर ऑक्साइड और H2O2 ऐसे लिखा। नहीं, उसमें फॉलो होता है वो। सर बट H2O2 में तो नहीं होता। H2O2 बोल रहे हो? हाँ देखो, सॉरी, क्यों फॉलो तो हो ही रहा है, H2O2 है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना दे, 8 हो गए। सर, बट ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं रखता। नहीं, शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ना इनका, हाँ 2.9 से ज्यादा नहीं, तो शेयरिंग होगा, कोवलेंट ही है। देख लो, ऑक्सीजन का हमने सीखा था ना कितना होता है, बताओ। क्लोरीन का पढ़ा था हमने 4, ऑक्सीजन का 3.5, और हाँ हाइड्रोजन का 2.2, तो 1.3 आ रहा है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुआ, कोवलेंट ही है ना, हाँ हाँ। तो शेयर करें। नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सुपर ऑक्साइड जो होता है वो O2 माइनस होता है, O2 माइनस। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। इसमें ये सब नहीं है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में जो है वो बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ठीक है ना। ओके एवरीबॉडी, अब देखो एक्सेप्शन कहाँ आ गए, ये आ गया SO3 आ गया, क्या आ गया PCl5, ये सबको समझ में आ रहा है? 10 10 इलेक्ट्रॉन बन गया इसके पास, ऑक्टेट तो है ही नहीं, ऑक्टेट के ऊपर चला गया ना। और भी एग्जांपल देख लो, जो H2SO4, इसने भी कितने बॉन्ड बना दिए देखो, इसने भी 6 बॉन्ड बना दिए ना यहाँ पे, इसके भी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इज दैट क्लियर? और भी एग्जांपल है देखो,
H3PO4 फास्फोरस, देखो इसने भी 5 बॉन्ड बनाए हैं, 10 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ज्यादातर जो इस तरह के कंपाउंड्स है ना, कौन कौन से, फास्फोरस, क्लोरीन, ठीक है, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये आराम से ऑक्टेट एक्सपैंड करते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, ये एलिमेंट्स जो है आराम से ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं। These elements violate octet rule, violate octet rule, बड़े आराम से ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं। एंड लिख लिया सबने, वायलेट का स्पेलिंग गलत है, VIO होता है, वो लिख लेना सही से। ये जो एलिमेंट्स हैं वो डिसओबे करते हैं। Everybody written? Okay. So the above elements elements मैंने लिख दिया है, form compounds with expanded octet and are often known as hypervalent compounds। इनको क्या बोलते हैं, hypervalent compounds। देखो वैलेंसी यदि 4 से ऊपर है ना तो उसको बोलते हैं हाइपरवैलेंट। टेट्रावैलेंट नाम सुना है एवरीबॉडी, टेट्रावैलेंट नाम सुना है, 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो ऑक्टेट वही खत्म। यदि कोई पेंटावैलेंट है तो वो हाइपरवैलेंट हो जाएगा, जब वैलेंसी 4 से ज्यादा है तो उसको हाइपरवैलेंट बोलते हैं। जब वैलेंसी 4 से ज्यादा है उस कंपाउंड को बोलते हैं हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट कौन कंपाउंड बनाता है वो मैंने एग्जांपल लिख दिया तुम्हारे सामने, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम लोग ये देखेंगे कि क्यों ये हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना, यही तो चैप्टर में हमें करना है। ओके एवरीबॉडी, ये रिटर्न ये वाली बात सबने लिख ली? ओके, कई जगह तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होता है। See, there are certain compounds which are electron deficient. See, electron deficient compounds अर्थ लिखो जल्दी। So see, there are certain compounds इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड। तो ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं, जैसे देखो BF3, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट BF3, इसने तो 3 बॉन्ड बनाए, इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना। बोरॉन का तुम कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे तो 1s2 2s2 2p1 है, ये 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, इसका तो 6 ही हुआ ना, तो ऑक्टेट भी नहीं फॉलो किया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं ना एवरीबॉडी, इसने तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं किया है, तो इस तरह के कंपाउंड भी बन जाते हैं। एवरीबॉडी डन? इतना ही नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स भी बनते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले भी कैसे बन जाते हैं जरा देखते हैं। तो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है NO2, 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन के पास, ये देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है,
तो कुछ अलग ही बन गया, ठीक है। इतना ही नहीं, तुम देखो NO, NO भी बन गया, NO, इधर 3, ठीक है ना, इसके पास 2 हो गया, मतलब ये एक्चुअली देखो 2 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 होते थे, 2 शेयर किए, अब इसके पास कितने बचे? अब देखो यहाँ एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया। ये सारा एग्जाम्पल है, ये समझ में आ रहा है? दिस इज NO2। तो मतलब ऑक्टेट रूल तो कोई बेसिक कंसेप्ट है ही नहीं इसका मतलब। ये समझ में आ रही बात कि ऑक्टेट रूल तो कोई बेसिक कंसेप्ट है ही नहीं, एक्चुअली में कंसेप्ट कुछ और है। देखो ये सबने लिख लिया, ये हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते हैं नॉर्मली कि ऑक्टेट रूल फॉलो होता है और सारा एलिमेंट चाहता है क्या कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अक्वायर करे। तो श्रेयस, किसी चीज को गलत बोलना सही नहीं होता है, आई कैनॉट से इट इज रॉन्ग। हम ऐसा बोलेंगे कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, दैट क्लियर? पूरी तरह से गलत नहीं है, दैट क्लियर? श्रेयस, इज दैट क्लियर? पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स तो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, कुछ कंपाउंड्स नहीं फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है, हम बोलेंगे कि इसमें अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। कुछ हद तक सही है, मतलब काफी हद तक सही है वैसे। फाइन, तो सी वी हैड बीन स्टडिंग लैटिस एनर्जी, सॉरी लैटिस एनर्जी बोल रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे, राइट? आयनिक बॉन्ड में तो हमने, मतलब ये तो बीच में पढ़ लिया क्योंकि ये तो नॉर्मली ऑक्टेट रूल क्लास 10 में रहता है। तो आयनिक बॉन्ड हमने सीखा कि इट इज ट्रांसफर, मतलब इट इज फॉर्म थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहली चीज। दूसरी चीज कैसे बनता है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये सब हम बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। हमारा टॉपिक है लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। बेटी लैटिस क्या होता है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज लैटिस? तो होता क्या है कि जब आयंस, मतलब कटायंस और अनायंस रहते हैं क्रिस्टल में, तो तुमने नमक देखा है, कई जगह पे नमक का क्रिस्टल भी मिलता है, NaCl का क्रिस्टल मिलता है। सम ऑफ यू माइट बी यूजिंग इन योर होम, घर पे यूज भी करते होंगे। अब उसमें जो क्रिस्टल होता है उसमें क्या होता है, कटायन को कटायन के साथ रख सकते हैं क्या? कटायन कटायन नहीं रख सकते साथ में, अनायन अनायन भी नहीं रख सकते साथ में। रीजन क्या है? रिपल्शन होता है। रीजन ये है कि रिपल्शन होता है, तो हम कोशिश क्या करते हैं, कटायन को अनायन के साथ रखेंगे, अट्रैक्शन बनेगा, अट्रैक्शन होगा। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि फॉर क्रिस्टल यदि हम बना रहे हैं, वो सॉलिड स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा। इज दैट क्लियर? उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन कम होगा, तभी तो एक साथ रहता है वो क्रिस्टल में। कोशिश क्या करते हैं कि कटायन को अनायन के साथ रखें और अनायन को कटायन के साथ रखें। इज दैट क्लियर? इससे क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। तो अब देखो, मान लो जैसे Na प्लस है, Na प्लस के बगल में रखते हैं Cl माइनस, ठीक है, फिर Cl माइनस के बगल में रखते हैं Na प्लस, Cl माइनस, फिर Na प्लस के बाद Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, बीच में आ जाएगा Cl माइनस। ये Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, और यहाँ Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, इस तरह से। अब देखो, तुम्हें एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिला इसको स्पेस में, इस तरह से हमने पैकिंग किया तो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलता है स्पेस में। तो 3D अरेंजमेंट, a 3D arrangement obtained in space is called space lattice। इसको हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। और इस स्पेस लैटिस में बहुत सारे ऐसे लैटिस होंगे। तो द बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर, द बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर, जो बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे?
बेटी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं लैटिस। बेटी रिटन और नॉट, बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैटिस। अब देखो क्या है, इससे फायदा क्या होता है, फॉर लैटिस फॉर्मेशन अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। अब देखो Na प्लस और Cl माइनस मान लो डिस्टेंस a पे है, तो Na प्लस और Na प्लस कितने डिस्टेंस पे होंगे, रूट पे ना। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यदि Na प्लस और Cl माइनस a डिस्टेंस पे हैं, तो Na प्लस और Na प्लस कितने डिस्टेंस पे होंगे, रूट पे डिस्टेंस पे होंगे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? अब देखो क्या है, आयुष लिखा रिटर्न, आयुष डन और नॉट? अब देखो क्या है, अपोजिट आयंस आर एट शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब कैटायन और अनायन नजदीक है। सिमिलर आयंस जो हैं, जैसे कैटायन प्लस कैटायन हो गया, या फिर अनायन प्लस अनायन हो गया, दे आर एट फारदर डिस्टेंसेस। इससे क्या होगा, अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन से ज्यादा है। इससे क्या होता है, नेट अट्रैक्शन बनता है, और जिससे क्रिस्टल बनता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इससे क्या होता है, नेट अट्रैक्शन होता है जिससे क्रिस्टल बनता है, यानी रिपल्शन कम है और अट्रैक्शन जो है रिलेटिवली ज्यादा है। एवरीबॉडी डन? सबने लिख लिया? ओके। अब एवरीबॉडी लैटिस तो सबको समझ में आ गया होगा, तो व्हाट इज लैटिस एनर्जी? व्हाट इज लैटिस एनर्जी बताओ? जैसे बॉन्ड एनर्जी होता है क्या, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, तो लैटिस एनर्जी क्या बोलेंगे बताओ? एवरीबॉडी पार्थ बोल रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द बॉन्ड, बॉन्ड होल्डिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक लैटिस। देखो हाँ, ऑब्वियसली सेपरेशन एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is defined as the minimum amount of energy which must be supplied, which must be applied to separate the constituent ions, to separate the constituent ions to infinite distances, infinite distances, an ionic compound. ये समझ में आ रहा है? इतना एनर्जी जो दें ताकि जो आयंस है एक लैटिस के अंदर वो दूर चले जाएं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, या फिर ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the energy released during formation of lattice, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आयंस आए
बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या है? इट इज समेशन अट्रैक्टिव एनर्जी माइनस समेशन रिपल्सिव एनर्जी। तो ये तो नेट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है ना। So it is that clear or not? Everybody, is that clear or not? तो नेट अट्रैक्टिव एनर्जी है, मतलब ऐसा थोड़ी कि रिपल्शन नहीं होता आयंस के बीच में, रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो इट इज द नेट अट्रैक्टिव एनर्जी। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम एनर्जी कितना दे दें ताकि ये जो आयंस एक लैटिस बना रहे हैं ये दूर चले जाएं, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे सेपरेट हो जाए। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। एक लैटिस बनता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आयंस आते हैं, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है हम उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे। रिटर्न ओके। अब देखो थ्योरेटिकली निकालना ये पॉसिबल है, थ्योरेटिकली लैटिस एनर्जी निकालना पॉसिबल है क्या? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है ना, बहुत सारे चार्जेस हैं। अब जैसे मान लो, assuming ions to be perfect point charges, assuming ions to be perfect point charges, assuming ions to be perfect point charges, ions को हमने perfect point charge माना, जो कि एक्चुअली में तो नहीं होता है। जैसे ये कटायन है और ये अनायन है और इंटर आयनिक डिस्टेंस r है, तो नॉर्मली ये पॉइंट नहीं होता, ये कुछ इस तरह का होता है, Na प्लस थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा छोटा होगा, और Cl माइनस थोड़ा बड़ा होगा। यदि इनका इंटर आयनिक डिस्टेंस यदि r है, r को आप डिफाइन करते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस, it can be written as rc plus ra, radius of cation plus radius of anion। इंटर आयनिक डिस्टेंस यदि r है, लैटिस एनर्जी क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस के टू सी टू ए अपॉन आर सी प्लस आर ए। यहाँ पे हमने माना है कि आयंस आर परफेक्टली पॉइंट चार्जेस, बट एक्चुअली में वो थ्योरेटिकली पॉइंट चार्जेस हमने अज्यूम किया है, तो एक्चुअली में पॉइंट चार्जेस नहीं होते हैं। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? एक्चुअली में वो पॉइंट चार्जेस नहीं होते हैं, बट हमने उसको माना है परफेक्ट पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो उस केस में ये होता है लैटिस एनर्जी, और ये भी पूरी तरह से थ्योरेटिकली सही भी नहीं है। पता है क्यों? एवरीबॉडी, क्या है पूरी तरह से सही है? पूरी तरह से सही क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो हमने इसको पॉइंट चार्जेस मान लिया, और हमने ये माना कि यहाँ पे तो सिर्फ दो ही चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस। ऐसा तो नहीं है, इसके माइनस भी यहाँ भी होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। तो ये चार्ज सिर्फ इसके साथ थोड़ी इंटरेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स को कंसिडर किया है, क्योंकि सारे आयंस को कंसिडर करना, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होंगे ना। इसे समझने की कोशिश करो। मान लो एक रूम में एक ब्लॉक 1 रखा है B1, और दूसरा ब्लॉक B2 रखा है B2। अब रूम में तो बहुत सारी चीजें होंगी ना। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करते हैं तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू बी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये पढ़ा होगा तुमने क्लास 10th या कहीं भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है क्या? अब ऐसा तो है नहीं। अब हम ये क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये दोनों बिल्कुल पॉइंट मास हैं, इसका डायमेंशन तो हम इग्नोर कर देते हैं ना। आयुष बोल रहा है नहीं पढ़ा। 10th में तो होता है यार, ये 10th में नहीं था, ये 10th में था या नहीं था? 9th में भी होगा, बट 9th में हो सकता है नहीं होगा, 9th 10th दोनों में से कहीं तो होगा। अब देखो क्या है, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं B1 B2 बोल देते हैं, जिनके मास M1 M2 हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r।
इनके बीच का फोर्स हम लिखते हैं Gm1m2/r²। नहीं था तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। अब देखो क्या है कि हम मानते हैं कि उनको पॉइंट मास है, वो एक्चुअली में पॉइंट नहीं होते। बेटी एक्चुअली में पॉइंट होते हैं क्या? वो पॉइंट मास समझ रहे हो? पूरा मास एक छोटे से पॉइंट में कंसीडर्ड है, अभी तो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मानेंगे। दूसरी चीज यार देखो, ऐसा क्या है कि मान लो रूम में दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, ठीक है, दो रूम में ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, तो वो जरूरी थोड़ी है कि वो बॉल सिर्फ दूसरे बॉल के साथ इंटरेक्ट करेगा। वो तो बहुत सारे बॉल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और भी दीवारों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वो किसी इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं ना आसपास। एवरीबडी तो सबको कंसिडर करना पॉसिबल है क्या? एवरीबडी सबको कंसिडर करना पॉसिबल है? नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे आयंस हैं, उनके बीच में बहुत सारे पॉसिबल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की जो एनर्जी बनी उसको लैटिस एनर्जी बता दिया, जो कि एक अप्रोक्सीमेशन है, और थ्योरेटिकली तो हम यही करते हैं। भावेश आयन छोटा है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी छोटा ही होगा, सो दैट विल मेक अ डिफरेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अभी बेसिकली हम बोले थ्योरेटिकली हमने सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स कंसीडर किया है, और हमने ये भी माना है कि आयंस पॉइंट चार्जेस हैं, तो लैटिस एनर्जी होगा माइनस के क्यू सी क्यू ए अपॉन आर सी प्लस आर ए। ये लिख लिया सबने? हाँ, लैटिस एनर्जी मॉड है पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, अब जरा समझते हैं इस चीज को। जैसे तुमसे बोला जाए कि कंपेयर लैटिस एनर्जीज, कंपेयर लैटिस एनर्जीज, जब तुम्हें मैथमेटिकली लैटिस एनर्जी कंपेयर करने के लिए दिया है, तो तुम तो वही मानोगे ना, एक अट्रैक्टिव फोर्स लोगे। इज दैट क्लियर? जैसे तुम्हारे पास एल आई एफ है, एल आई सी एल है, एल आई बी आर है, एल आई आई है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कंपेयर करेंगे किस फॉर्मूला से? लैटिस एनर्जी ए क्यू सी क्यू ए अपॉन आर सी प्लस आर ए। माइनस होता है, अब देखो माइनस में क्या है, हमने लैटिस एनर्जी को डिफाइन किया है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक जब डिफाइन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? ये तो पोटेंशियल एनर्जी का मॉड, पोटेंशियल एनर्जी का मॉड होगा ना, ये तो छोड़ने के लिए जो लगता है, और हमने ऐसे ही डिफाइन किया है कि मॉड होता है, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो थ्योरेटिकली पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा ना एवरीबॉडी, मैग्नीट्यूड के तो इक्वल होगा। तो हमने लिखा लैटिस एनर्जी इज के क्यू सी क्यू ए अपॉन आर सी प्लस आर ए, ठीक है ना। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी क्या है, किसका है, और क्या ऑर्डर है? ओके प्रथमेश, तुमने आंसर दिया, ठीक है, बाकी लोग आंसर देंगे अभी। एवरीबॉडी डन और नॉट? सब लोग आंसर नहीं बता रहे, दो ही बच्चों ने आंसर दिया अब तक। एवरीबॉडी सही है, आंसर तुम लोग का सही है। अरे देखो यहाँ पे प्लस माइनस वन, यहाँ भी प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर सी प्लस आर ए। यहाँ पर तो क्यू वन क्यू टू हर केस में प्लस वन ही और माइनस वन ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो क्यू वन इंटू क्यू टू सेम है ना एवरीबॉडी, क्यू वन क्यू टू तो सेम है। तो अब तुम्हें देखना क्या है, तो यहाँ पे आर सी प्लस आर ए देखना है,
नहीं नहीं, इसमें भी आरसी तो सेम है, आरसी प्लस आर ए किसका ज्यादा होगा, जिसका आर ए ज्यादा होगा, जिसका आर ए ज्यादा है उसका आरसी प्लस आर ए भी ज्यादा होगा, और जब आरसी प्लस आर ए ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आरसी प्लस आर ए के, लैटिस एनर्जी आरसी बाई आर ए ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा। सबसे कम आरसी प्लस आर ए किसका है एवरीबॉडी, सबसे कम आरसी प्लस आर ए किसका है, सबसे छोटा एफ माइनस होगा, स्मॉलेस्ट होगा, और ये सबसे बड़ा होगा लार्जेस्ट। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया एवरीबॉडी, सबसे ज्यादा किसका, एल आई एफ, ये समझ में आ रहा है। दिस इज द ऑर्डर, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा एल आई एफ का होगा, फिर एल आई सी एल, फिर एल आई बी आर, फिर एल आई आई। आयुष बोल रहा है नहीं समझा, आयुष और कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, ध्रुविल ऑब्वियसली फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा ना तुमको। कि और कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, प्लीज टेल मी, ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया अदर देन आयुष, ये कैसे करते हैं समझ में नहीं आया, ऐसे कितने लोग हैं। श्रेयस शिंदे को भी समझ में नहीं आया, ओके, उज्जवल को भी समझ में नहीं आया, नरेंद्र अमृतकर को भी समझ में नहीं आया, ओके ठीक है फाइन। देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है एवरीबॉडी, एक बार ध्यान से सुनो, हमारे पास है एल आई एफ, एल आई सी एल, एल आई बी आर, एल आई आई। लैटिस एनर्जी के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है, लैटिस एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू सी क्यू ए अपॉन आर सी प्लस आर ए, ठीक है, लैटिस एनर्जी होता है के क्यू सी क्यू ए अपॉन आर सी प्लस आर ए, ये सबको समझ में आ रहा है। अरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा, आयुष इज दैट क्लियर। तो अब लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, को ये समझ में आ रहा होगा फिर, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू सी क्यू ए, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सी प्लस आर ए, समझ में आ रहा है। अब क्यू सी क्यू ए तो सबका सेम है ना, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, सबका वन इंटू वन ही आ रहा है। आयुष इज दैट क्लियर। आयुष इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो अब जब क्यू सी क्यू ए सेम है तो आर सी प्लस आर ए यानी जिसका इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा, और जिसका इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर आयुष। अभी देखो कटायन तो सेम है हर केस में, कटायन तो हर केस में सेम है, जिसका अनायन का रेडियस बड़ा है, जिसका अनायन का रेडियस बड़ा है उसका हम बोल सकते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगा, और इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा। आयुष इज दैट क्लियर। ओके, अब देखो इंटर आयनिक डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है,
इंटरआयनिक डिस्टेंस सबसे ज्यादा आदित्य बोल रहा है Br। अच्छा ओके, तुम लोगों ने अभी पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस याद नहीं किया है, ब्रोमीन बोल रहे हो यार। सबसे ज्यादा इंटरआयनिक डिस्टेंस किसका होगा? क्लोरीन बता रहा है आयुष, सबसे ज्यादा क्लोरीन का आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगा। खतरनाक। तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है कि नीचे जाने पे साइज बड़ा होता है? फिर इस तरह का आंसर क्यों दे रहे हो? तुम साइज कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। तो आयुष क्लोरीन आंसर दे रहा है। मैं वो पूरा सीक्वेंस याद कराया था, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी सबसे नीचे आती है और उसके बाद एस्टेटीन आता है। आयुष बोल रहा है सबसे बड़ा फ्लोरीन होगा, बोल रहा है कि नहीं क्लोरीन होगा। आयुष सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? आयोडीन। सबसे बड़ा इसमें आयोडीन होगा, इज दैट क्लियर और नॉट? जब सबसे बड़ा आयोडीन है तो आरसी प्लस आरए भी उसका ही सबसे ज्यादा होगा। ट्रेंड कैसा होगा? सबसे छोटा एल आई एफ, फिर एल आई बीसीएल, फिर एल आई बी आर और फिर सबसे ज्यादा एल आई आई। जिसका इंटरआयनिक डिस्टेंस सबसे कम है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। मतलब आयनिक डिस्टेंस कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। सबसे कम एल आई एफ का और सबसे ज्यादा एल आई आई का। ये समझ में आया आयुष? आयुष, इज दैट क्लियर नाउ? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, टेल मी। आयुष टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर, बताओ क्या होगा। एल आई एफ, फिर एल आई आई, एल आई सी एल, फिर एल आई बी आर एंड देन एल आई आई। इज दैट क्लियर एवरीवन? और किसी को इसमें कोई डाउट है? ओके सी, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारे पास है एल आई एफ, बी एफ टू, बी एफ थ्री। इनमें कंपेयर करो लैटिस एनर्जी, करना वही है तुम्हें, कंपेयर लैटिस एनर्जी, सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका। एक काम करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ। राइट दी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जिसका सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले लिखो और जिसका सबसे कम उसको सबसे लास्ट में लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर है। भावेश गलत है तुम्हारा आंसर। श्रेयस एंड प्रथमेश, तुम्हारा आंसर सही। गुड, बाकी लोग टाइम लीजिए, अपना आंसर दीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। 2 मिनट का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बहुत सही है, सही है, सही है। गुड, रेवती, रजत, पार्थ, रायु, आदित्य, सुमति, गुड, सबने सही आंसर दिया है। ओके, बाकी लोगों का आंसर आया? एल आई बी तुम भावेश बोल रहे हो, एल आई बी तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने, एल आई एफ है वो, एल आई एफ है, बी एफ टू है, बी एफ थ्री है।
LIB कहाँ से दिख रहा है तुमको भावेश? श्रीहरि आंसर गलत है। सोनाली नहीं, आंसर गलत है सोनाली। संजीवनी करेक्ट, गुड। देखो समझने की कोशिश करो, +1 -1 +2 -1 +3 -1, यहाँ पर तो तुम्हें Q1 Q2 सही समझ में आ रहा होगा। तुम रेडियस देखो तो Li प्लस BE2 प्लस B3 प्लस, सबसे बड़ा Li प्लस है, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लैटिस एनर्जी होता है K Q1 Q2 बाई RC प्लस RA। अब तुम यदि देखो तो Q1 Q2 का भी ऑर्डर क्या है? Q1 Q2 का ऑर्डर है कि BF3 सबसे ज्यादा 3x1, BF2 फिर नेक्स्ट आ जाता है और सबसे कम है LIF का। तुम RC प्लस RA भी देखते हो, RC प्लस RA सबसे छोटा BF3 होगा क्योंकि B3 ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, समझ में आ रहा है ना? तीनों साइज समझ में आ रहा है कैसे लिख दिया हमने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारे। सबसे छोटा वो होगा B3 प्लस। RC प्लस RA का जो सीक्वेंस है ना, वो B3 प्लस का सबसे कम है और सबसे ज्यादा LIF का है। इसका अब देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है, RC प्लस RA के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम बिल्कुल यही होना चाहिए, तो ट्रेंड क्या आएगा? लैटिस एनर्जी का ट्रेंड ये आएगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? इसमें किसी का डाउट है? एवरीबॉडी डन? ओके, लिख लिया सबने? नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर लैटिस एनर्जीज। AlF3, Al2O3 और AlN। एवरीबॉडी AlF3, Al2O3 एंड AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। बताओ किसका सबसे ज्यादा, किसका सबसे कम? श्रेयस गलत है आंसर तुम्हारा। हाँ, सोहम, सोनम, व्हाट इज योर करेक्ट नेम? सोहम और सोनम? मैंने सही आंसर दिया है, सोहम। सही से लिखो यार, नाम समझ में नहीं आ रहा है। आंसर सही है तुम्हारा। हाँ प्रथमेश, योर आंसर इज आल्सो फाइन, गुड। हाँ नहीं नहीं, प्रथमेश आंसर गलत है तुम्हारा।
प्रथमेश का आंसर सही है। सरायु, योर आंसर इज इनकरेक्ट। सॉरी, आई डिड नॉट सी द नेम्स क्लियरली। नैनेश गलत है। तीनों सीक्वेंस बताओ आयुष। संजीवनी, नहीं नहीं, गलत हो गया। आयुष अब सही है, अब सही है तुम्हारा आंसर, गुड। श्रेयस अभी भी गलत ही दे रहे हो आंसर, श्रेयस कुलकर्णी। भावेश सही है, रेवती गलत है। स्नेहल कामले, अच्छा अभी तक स्नेहल, और आंसर स्नेहल गलत है। सुमति सही है, गुड। श्रीहरि सोनी नहीं नहीं, पूरा सीक्वेंस सही नहीं है आपका। अभी जरा समझने की कोशिश करते हैं। +3 - 1 +3 - 2 +3 - 3, ठीक है एवरीबॉडी। और तुम साइज देखो तो Al3+ तो हर बार सेम है, F- है, O2- है, और N3- है, तो सबसे बड़ा तो ये होगा। बट तुम यदि देखो तो साइजेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा इनका, ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेकंड पीरियड में ही लाई करते हैं। Q1 Q2 जरा देखो तो Q1 Q2 AlF3 के लिए क्या आएगा? 3 × 1 3, इसके लिए क्या आएगा? 3 × 6, और इसके लिए 9। एवरीबॉडी +3 और -3 है, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो करेक्ट ट्रेंड क्या होगा एवरीबॉडी? AlN, Al2O3 एंड AlF3। अरे तुम खुद सोचो ना, जब चार्जेस आयंस के ऊपर ज्यादा है, ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई है, ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई है, तो चार्ज अट्रैक्शन तो ज्यादा ही होगा। +1 - 1 के बीच में ज्यादा चार्ज होगा, या +2 - 2 के बीच में ज्यादा चार्ज होगा, या फिर +3 - 3 के बीच में ज्यादा चार्ज होगा? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा चार्ज होगा ना, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा। लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा Al N की होगी। एवरीबॉडी डन? ओके, माइनस साइन आएगा भावेश, लेकिन हम तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना भावेश, तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं लैटिस एनर्जी कंपेयर करते वक्त। ओके, अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्न हेबर्स साइकिल। ये नाम सुना एवरीबॉडी? दिस मेथड is used to experimentally calculate the values of lattice energy. This method is used to experimentally calculate the values of lattice energy. Is that clear everyone? अब देखो करते कैसे हैं, I'll tell you. एक्चुअली में होगा क्या, जैसे Na गैस, Na सॉलिड को तुमने लिया, और Cl2 गैस को तुमने लिया, तुमने 1 मोल आयंस बना दिए, और वो 1 मोल आयंस अपने आप जो है लैटिस बना देंगे NaCl सॉलिड। एक्चुअली में क्या है, द बेस्ट वे टू फिगर आउट और टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लैटिस एनर्जी, व्हाट इज द बेस्ट मेथड? सबसे अच्छा तरीका ये है कि मतलब वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आयंस को हम ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं,
तो इनको हम एक साथ ला के देखते हैं कि क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड ही तो बेस्ट होगा एवरीबॉडी, बिकॉज यहाँ पर तो सारे फोर्सेस हम एक्चुअली में कंसिडर करेंगे ना। एवरीबॉडी ये समझ में आ रही है बात? यदि हम 1 मोल Na प्लस बना लें और 1 मोल Cl माइनस बना दें और उनको आने दें और NaCl सॉलिड हम बनाएं, ठीक है, इस मेथड से यदि हम NaCl सॉलिड बनाएं तो एक्सपेरिमेंटली वही प्रोसेस होगा जो एक्चुअली में होता है। तो ये जो मेथड है वो बेहतर मेथड होगा और इससे एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, इसमें कोई अजम्पशन नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंटल तरीका तो ज्यादा बेहतर है ना एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? देखो इसमें करते क्या है एक्चुअली में, लैटिस से यहाँ मतलब इस चीज से डायरेक्टली NaCl बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले होगा क्या, हमें तो Na प्लस और Cl माइनस चाहिए, राइट। Na सॉलिड हम कन्वर्ट करेंगे Na गैस में। इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी या सब्लिमेशन एनर्जी। दूसरा स्टेप होगा उसमें Na गैस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इस केस में एनर्जी विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट केस में क्या है, हमें Na प्लस यहाँ बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो Cl आइटम चाहिए। हम Cl को पहले बॉन्ड डिसोसिएशन बाय 2 एनर्जी देंगे। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है उसका हाफ होगा, राइट। नाउ फिर क्या होगा, Cl गैस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फाइनली Cl माइनस गैस बना देगा, राइट एवरीबॉडी। Cl गैस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फाइनली Cl माइनस। अब देखो यहाँ पे हम माइनस Ea लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है माइनस Ea क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि Ea तो मॉड होता है ना, एक्चुअली में मॉड होता है, तो हमको ये प्रोसेस में एनर्जी जो है वो नेगेटिव है ये दिखाना है, तो हर जगह पे एंथैल्पी लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये तीनों स्टेप क्या थे, एंडोथर्मिक थे, और ये वाला स्टेप एक एक्सोथर्मिक स्टेप है, राइट। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है तो माइनस साइन लगेगा। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा हमें, Na सॉलिड प्लस 1/2, ठीक है ना, गैस Cl2 गिव यू Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। जब ये NaCl बनाएंगे सॉलिड तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलेगा उसको लिख देते हैं माइनस Le। समझ में आया? इस प्रोसेस में, ये वाले प्रोसेस में माइनस Le कैसे निकलेगा? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है, यदि हम सबको ऐड करें तो डेल्टा H टोटल क्या आएगा, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस Bd/2 माइनस Ea माइनस Le। समझ में आया? अरे एक्चुअली में ये है ना लैटिस एनर्जी, जब इन 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस नजदीक आते हैं, NaCl बनाते हैं, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा वही लैटिस एनर्जी है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, जब 1 मोल NaCl बनाते हैं तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलता है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इज दैट क्लियर? प्लस आएगा या माइनस आएगा, एवरीबॉडी बताओ। लैटिस एनर्जी तो हमने तोड़ने वाली एनर्जी बताई है, जब बनेगा तो एनर्जी निकलेगा तो वो माइनस होगा या प्लस होगा एवरीबॉडी? बनेगा तो वो माइनस होगा या प्लस होगा? समझ में आ रहा है? माइनस होगा, इसलिए माइनस लिखा है कि जब लैटिस बनेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, एनर्जी तो नेगेटिव दिखाएंगे ना अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए एनर्जी नेगेटिव दिखाएंगे, इसलिए मैंने लिखा माइनस एन माइनस एल। लैटिस एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ लैटिस। ब्रेक करने में यदि प्लस एक्स लगता है तो जब बनेगा तो एनर्जी कितना निकलेगा एवरीबॉडी, द एनर्जी रिलीज माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? इसलिए हमने माइनस एल ही लिखा। अब देखो क्या है, अब यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? लिख लो पहले सब लोग, राइट इट डाउन।
Okay, written everyone? Everyone written or not? Okay. अब देखो ये तो एक्सपेरिमेंटली हम पता कर सकते हैं, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये वाली चीज एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, ठीक है। ये सब्लिमेशन एनर्जी हमें पता होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी पता होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पता है, तो ये सारी चीजें तो स्टैंडर्ड है ना, दीज थिंग्स आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। अरे बेटी ये तो निकाली जा चुकी हैं पहले भी, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये पता है और ये सारी चीजें पता है, तो एलई कैन बी कैलकुलेटेड, समझ में आया। जैसे ये तो हम निकालेंगे थ्योरेटिकली जो, सॉरी एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आएगा उसके बेसिस पे, और ये सारे तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हम स्टैंडर्ड वैल्यूज निकल जाएंगे तो हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं ना। साइकिल यही है कि एक तरह से साइकिल बना सकते हो ना, कि बात बस NaCl बन रहा है, साइकिल बना लो, बेसिकली लिखना तो तुमको यही है ना, साइकिल, साइकिल बेसिकली यही है कि वापस तुम NaCl बना सकते हो, बेसिकली ये इक्वेशन फ्रेम करके लैटिस एनर्जी निकालना है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो साइकिल क्या है, टेल यू, ऐसा लिख सकते थे, सॉलिड प्लस 1/2 Cl2 गैस फॉर्म्स NaCl। अब देखो ये NaCl सॉलिड बन रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले सब्लिमेशन करते हैं, इसका सब्लिमेशन, सब लिख दिया मैंने, Na गैस बन गया, फिर क्या कर दिया आयनाइजेशन, मैंने आयन लिख दिया, Na प्लस बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं Bd/2, तो Cl गैस बन गया, बस क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन Eg लिख दिया मैंने, Cl माइनस बन गया, ये दोनों कंबाइन करके फिर यही बनाएंगे ना, इसमें एनर्जी जो निकलेगा दैट इज माइनस ली, ठीक है। तो इस तरह से साइकिल बन जाएगा ये, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे बना दो, राइट इट डाउन एवरीबॉडी। इसको ड्रॉ कर लिया, ओके ओके। अभी क्या है कि write the equation involved for the Born-Haber cycle of the following salts, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ MgCl2, ये मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखो एक्चुअली MgCl2 में तुम्हें करना क्या होगा, Mg सॉलिड लेना होगा, ठीक है, और Cl2 गैस लेना होगा, इससे MgCl2 बन जाएगा। तो अब जब तुम फाइनली डेल्टा H टोटल लिखोगे, तुम्हें एक बार Mg2+ बनाना है, ठीक है, साथ में तुम्हें 2 Cl- बनाना है। जब ये बन जाएगा तो ऑब्वियसली लास्ट में एनर्जी निकल ही जाएगी ना, -Le। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी, तुम्हें एक Mg2+ बना देना है और एक 2 Cl- बनाना है। जब ये तुमने दोनों बना लिए तो अपने आप MgCl2 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? हमने लास्ट में -Le लिख दिया, यहाँ तक किसी को डाउट है? तो अब देखो Mg2+ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्लिमेशन करेंगे तो मैग्नीशियम गैस बनेगा, फिर इसको 2 बार आयनाइज करना होगा, IE1 + IE2। ये समझ में आया?
ये समझ में आया? Mg2+ बनाने के लिए एक बार सब्लिमेशन, 2 बार आयनाइजेशन। तो Cl माइनस के लिए क्या, एक पूरा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और -2 Ea1। ये -2 क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है। Bt क्यों? क्योंकि एक Cl2 तोड़ना है। ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया? जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा 2 Cl है? अरे पार्थ, यहाँ पर तुम्हें नहीं दिख रहा है MgCl2? यहाँ 2 Cl दिख रहा है ना? ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ ध्रुविल। तो Mg सॉलिड से तुम्हें Mg2+ बनाना है। ये पहले लिख लो एवरीबॉडी। ये लिख लिया सबने? एवरीबॉडी Mg सॉलिड का सबने लिख लिया? देखो होगा क्या, Mg सॉलिड सबसे पहले Mg गैस बनाएगा। इस प्रोसेस में सब्लिमेशन हो गया। अब ये जो Mg गैस है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसको IE1 + IE2 अपन लिख सकते हैं। Cl2 हमें 2 क्लोरीन चाहिए ना, क्योंकि 2 Cl- बनाना है MgCl2 में, तो 2 Cl। यहाँ तो हम पूरा बॉन्ड तोड़ेंगे ना, तो हमें आधा ही चाहिए था, अभी तो हम पूरा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। फिर 2 Cl गैस को हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 2 Cl- गैस बन जाएगा। इट विल बी -2 Ea1। समझ में आ रहा है सबको ये बात? Mg solid plus Cl2 gas will give you Mg2+ and 2Cl-। ये बन गए तो अपने आप ये लैटिस एनर्जी -Le जनरेट कर देते हैं। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं फाइनली, डेल्टा H टोटल इक्वल टू सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस IE2। ये बेसिकली एक Mg2+ बनाने के लिए किया गया, प्लस 2 Cl- बनाने के लिए Bt -2 Ea1। जब ये बन गए -Le। Everybody done? Everybody done? ओके। इस बार तुम खुद करो AlF3। इसके लिए खुद ट्राई कीजिए एवरीबॉडी। ये आपको लिखना है इक्वेशन फाइनली। ये करना है, फाइनल इक्वेशन लिखना है। एवरीबॉडी ट्राई कीजिए।
रिटर्न राज लिख लिया ये? राज डन और नॉट? ओके, तो यहाँ बीडी होगा श्रीहरि, या बीडी करेंगे तो दो एटम मिलते हैं, F2 से बनाना है हमको। एवरीबॉडी F2 से बनाना है तो 3/2 बीडी लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यहाँ समझने की कोशिश। हाँ तुम्हारा सही है नैनेश, नैनेश चौधरी, गुड, तुम्हारा सही है। हाँ प्रथमेश, तुमने माइनस लगा दिया। प्रथमेश माइनस बीच में क्यों लगाया है? गलत हो गया ना वो तो। ठीक है प्लस लगा दो तो ठीक है। एवरीबॉडी बाकी लोग का आंसर आया? ठीक है देखो, सही है सही है। देखो अभी हमें करना क्या है, हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है एक Al3+ और साथ में बनाना है हमें 3F-। यदि हम ये बना देते हैं तो लैटिस एनर्जी जो है वो अपने आप बन जाएगी, लैटिस, और लैटिस एनर्जी निकल जाएगी, राइट। सब्लिमेशन है प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, देखो यहाँ 3/2 BD क्यों लिख रहे हैं, समझ में आया 3/2 क्यों लिख रहे हैं? एक फ्लोरीन तोड़ोगे तो 2 मिलेगा, हमें तो 3 चाहिए, हमें 3/2 लिखना पड़ेगा ना। इसके लिए यदि हम BD लिखते, इसके लिए हम 3/2 BD लिखेंगे। 3F- है तो 3Ea1 बन गया, तो लैटिस अपने आप बन जाएगा। Is that clear? ओके ऊपर एक बीडी क्यों लिया? भावेश पूछ रहा है कि ऊपर एक ही बीडी क्यों लिया? अरे MgCl, अच्छा बताओ भावेश, भावेश इज आस्किंग कि ऊपर एक बीडी क्यों लिया हमने और यहाँ 3/2 क्यों लिया? भावेश आंसर कौन देगा, मतलब हाउ विल आंसर दिस? अरे वहां पे यार क्या बोलूं मैं, MgCl2 में हमें कितना Cl चाहिए था? भावेश MgCl2 में हमें कितना Cl चाहिए था? 2 चाहिए था। एक Cl2 को तोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। एक ही बॉन्ड डिसोसिएशन, एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ा ना हमें, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़े तो 2 मिल गए और हमें एक ही 2 ही चाहिए थे। भावेश अभी क्लियर है? श्रेयस बोल रहा है 3/2 Ea होगा। ओके, ये बताओ इलेक्ट्रॉन देते किसको हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन बताओ श्रेयस, श्रेयस कुलकर्णी। इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? एटम को देते हैं, मॉलिक्यूल को देते हैं? तो इलेक्ट्रॉन Cl को दोगे या Cl2 को दोगे? एटम को दोगे। तो तुम्हारे पास कितने एटम्स हैं? F है ना यहाँ पे, एक एटम है, 3F- बनाना है तुम्हें यहाँ पे। एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे करके जब F- बनता है तो इसको हम -Ea लिखते हैं, तो 3F एटम को 3 इलेक्ट्रॉन देके 3F- लिखेंगे तो -3Ea1 लिखेंगे ना। एवरीबॉडी, और किसी को कोई डाउट है? एक करो MgO, MgO इसके लिए लिखो। ध्यान दो, करना ये है Mg2+ बनाना है
और एक O2 माइनस बनाना है, उसके बाद तो लैटिस अपने आप बन जाएगा। MgO के लिए कर सकते हैं सब लोग? श्रेयस वहां पे, श्रेयस, सरायु, हाँ सरायु, योर आंसर इज गुड, वेरी गुड। बाकी सबने गलत ही आंसर किया है। सरायु कोरडे, योर आंसर इज करेक्ट। मैनेश, बाकी सबने गलत आंसर दिया, इसको मॉडिफाई कीजिए। सोहम, आपका आंसर गलत है। सुमति गलत है। नहीं गलत है आदित्य, भावेश गलत है। स्नेहल गलत है। प्रथमेश, प्रथमेश गलत है आंसर। खुशी रॉन्ग। सुमति गलत है, अभी भी गलत है। श्रेयस कुलकर्णी गलत है। किसी एक ही बच्चे का है तक सरायु। नहीं गलत है, रेवती अगेन रॉन्ग। तुम लोग को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। सी, Mg2+ बनाने के लिए ये तो सब सही लिख रहे हैं, सब्लिमेशन होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगा। अब यहाँ Bt/2 होगा। अब जरा देखो, O2 तुम्हें छोड़ोगे तो ऑक्सीजन गैस मिल गया, ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रॉन दोगे तो O माइनस गैस बनेगा। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, तो -EA1 लिखेंगे। जब O माइनस को तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, इट विल बी +EA2। ये चीज किसी को ध्यान में नहीं आ रही है कि ये वाली तो प्लस होती है ना, ये सरायु ने सही किया था, बाकी लोगों ने तो गलत ही किया इसको। ये प्लस होगा, ये वाले स्टेप जो है ये एंडो है, ये एक्सो है, दिस इज अगेन एंडो। ये समझना चाहिए ना कि पहला ही ये होता है, वो होता है एंडो, एक्सो, बाकी सारे तो एंडो ही होते हैं। इसमें किसी को डाउट है? ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देखो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुमको एक Al3+ बनाना है और एक N3- बनाना है, फिर अपने आप लैटिस बन जाता है। चलिए लिखिए।
हाँ सुमति, गुड। हाँ अभी सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। हाँ सब्लिमेशन IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 BD/2 माइनस EA1 प्लस EA2 प्लस EA3। Everybody, is that clear? Al2O3, Al2O3 इसके लिए लिखिए, यहाँ पे आपको 2 Al3 प्लस बनाने हैं और 3 O2 माइनस बनाने हैं। बन गया तो लैटिस अपने आप बन जाएगा। भावेश बोल रहा है प्लस क्यों होंगे? भावेश यहाँ पे भी नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये वाला प्रोसेस एक्सो होगा, बाकी जब तुम अनायन को इलेक्ट्रॉन दोगे ये एंडो होता है। ये जब हम माइनस EA1 लिख रहे हैं, इनको हम क्या लिखेंगे? ये समझ में आ रहा है भावेश? ठीक है, गुड सर, आई योर आंसर इज करेक्ट। अरे श्रेयस, 2 तो मल्टीप्लाई करो, 2 डेल्टा एच सब होगा ना। ठीक है, तो देखो 2 Al3 प्लस के लिए कुछ नहीं है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, 2 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 एटम था। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 एटम्स हैं, तो BD/2 माइनस EA1 प्लस EA हो गया ना। इज दैट क्लियर? देखो आज हमने बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन किया है केमिकल बॉन्डिंग का, है ना, और आयनिक बॉन्ड स्टार्ट किया है। आयनिक बॉन्ड अभी चालू है, थोड़ा चलेगा ये। तो आज की क्लास में किसी को डाउट है? सब लोग आप कैलकुलेट तो कर सकते हो ना कैसे लिखना है बोर नेबर साइकिल, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में किसी को डाउट है क्या? कुछ चीज जो तुम पूछना चाह रहे हो जो नहीं समझ में आया? नेक्स्ट सैटरडे को हम डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक टेबल का। आपका संडे को टेस्ट है, तो पूरा बुकलेट सॉल्व कर लेना नेक्स्ट सैटरडे तक। पीरियोडिक टेबल तो आसान है, जिनका हो गया है वीके जायसवाल सॉल्व कर सकते हैं, जिनका बुकलेट हो गया है सॉल्व वो वीके जायसवाल कर सकते हैं सॉल्व, दिक्कत नहीं है। जिनके पास नहीं है तो बुकलेट तो कम से कम खत्म करो। यदि बुक नहीं है वीके जायसवाल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले बुकलेट खत्म करो ना। ओके सर, आयु ठीक है, अच्छी बात है, बोल दोनों सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ तो नहीं है भावेश मेरे पास, एक्चुअली वीकेजे का पीडीएफ नहीं है मेरे पास, है ना वस्ती का पीडीएफ है, बट तुमको बुक खरीद लेना चाहिए बिकॉज पीडीएफ से नहीं होगा उतना सॉल्व। पीडीएफ में तुमको आंसर देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार, दिक्कत हो जाती है। बुक्स तो तुमको ऑफलाइन ही खरीदनी चाहिए। और किसी को कोई डाउट है? तो ठीक है, we'll meet in the next class. Okay, goodbye.